ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे तमिलनाडु की करोड़ों जनता अपना भगवान मानती है। स्क्रीन पर वो गरीबों का मसीहा है, करप्शन का दुश्मन है, परिवार का आदर्श है। लेकिन जब कैमरा बंद होता है तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। आज हम बात करेंगे एक्टर, सुपरस्टार और अब नेता बनने की कोशिश करने वाले विजय की, उनकी पूरी जिंदगी की, बिना किसी लाख लपेट के। 22 जून 1974 को चेन्नई के एक मध्यम वर्गीय घर में जोसेफ विजय चंद्रशेखर का जन्म हुआ। नाम सुनकर लगता है जैसे किसी बड़े खानदान का बच्चा होगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। पिता थे S.A. चंद्रशेखर, एक तमिल फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। इंडस्ट्री में नाम था लेकिन हिट फिल्में नहीं थी। बार बार कोशिश, बार बार नाकामी। घर में पैसा कभी ज्यादा नहीं रहा। माँ शोभा एक धार्मिक क्रिश्चियन महिला थी जो घर को संभालती थी। विजय का बचपन एक ऐसे माहौल में बीता जहां सपने बड़े थे लेकिन बैंक बैलेंस छोटा, जहां फिल्मी दुनिया का चमक दमक तो था लेकिन असफलता का डर हर वक्त दरवाजे पर दस्तक देता रहता था। विजय ने चेन्नई के फातिमा मैट्रिकुलेशन स्कूल में पढ़ाई की। पढ़ाई में न टॉपर न फिसड्डी, लेकिन एक चीज थी जो बचपन से ही उसके अंदर जल रही थी, एक जिद, एक आग। उसने देखा था कि उसके पिता कितनी मेहनत करते हैं और फिर भी खाली हाथ लौटते हैं। उन खाली सिनेमा हॉल को उसने महसूस किया था और शायद इसीलिए उसके अंदर एक डर भी पल रहा था कि मुझे फ्लॉप नहीं होना, मुझे अपने बाप जैसा नहीं होना। यही डर बाद में उसकी सबसे बड़ी ताकत भी बना और सबसे बड़ी कमजोरी भी। 1984 में जब विजय महज 10 साल के थे तब पिता S.A. चंद्रशेखर ने उन्हें अपनी ही फिल्म में बाल कलाकार के रूप में काम दिलाया। एंट्री से ही नेपोटिज्म का टैग लग गया, लेकिन उस वक्त किसे पता था कि यही बच्चा एक दिन तमिलनाडु का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनेगा। 1984 से लेकर 1996 तक 12 साल की मेहनत रही। नालाया धीरपू, रासिगन, विष्णु, ये सब फिल्में आईं और गईं। इन सभी को प्रोड्यूस किया था उनके अपने पिता ने। इंडस्ट्री के अंदर के लोग कहते थे कि विजय को मौका मिला क्योंकि बाप ने दिया, न कि किसी डायरेक्टर ने उनमें टैलेंट देखा। तंज शुरू हुए, ये तो बस बाप की वजह से हीरो बना है। लेकिन विजय चुप रहा, काम करता रहा। और फिर 1997 में आई वो फिल्म जिसने सब पलट दिया, कद लुक्कू मर्यादई। ये विजय की पहली असली ब्लॉकबस्टर थी। पहली बार लोगों ने उन्हें सिर्फ S.A. चंद्रशेखर के बेटे के रूप में नहीं बल्कि एक स्टार के रूप में देखा। और यही वो मोड़ था जहां से सब कुछ बदल गया। जब असली पहचान मिली तो विजय ने एक फैसला किया। उन्होंने अपने पिता की प्रोडक्शन कंपनी से धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू की। अब वो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ खुद की शर्तों पर काम करना चाहते थे, लेकिन पिता को यह बात पसंद नहीं आई। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि S.A. चंद्रशेखर चाहते थे कि विजय की हर बड़ी फिल्म उनकी प्रोडक्शन में हो। कास्टिंग में दखल, स्क्रिप्ट में राय, सेट पर मौजूदगी, सब कुछ उनके कंट्रोल में रहे। लेकिन विजय अब वो बच्चा नहीं था जो बाप की उंगली पकड़कर इंडस्ट्री में आया था। धीरे धीरे पिता और बेटे के बीच एक दीवार खड़ी होती गई। हालत यह हो गई कि S.A. चंद्रशेखर को अपने ही बेटे से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी। एक बाप अपने बेटे से मिलने के लिए। और फिर आया वो दिन जब S.A. चंद्रशेखर ने मीडिया के सामने अपना दर्द बयान किया। उन्होंने कहा कि मुझे विजय की फिल्म की स्क्रीनिंग तक नहीं बुलाया गया। मेरे अपने बेटे ने मुझे अपनी फिल्म पहले नहीं दिखाई। एक बाप का यह दर्द पूरी तमिल इंडस्ट्री ने देखा। सोशल मीडिया पर तूफान आ गया और विजय वो चुप रहा। एक भी शब्द नहीं, एक भी सफाई नहीं। यही चुप्पी खुद एक बड़ा जवाब थी। जो इंसान स्क्रीन पर हर 2 घंटे में अन्याय के खिलाफ लड़ता दिखता है, वो असल जिंदगी में अपने बाप के आरोपों पर खामोश रहा। कौन सही था, कौन गलत, ये बहस आज भी जारी है। लेकिन उस दिन पहली बार विजय की परफेक्ट फैमिली मैन वाली छवि में दरार आई थी। 1999 में विजय ने फिल्म एक्ट्रेस संगीता से शादी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक घर में इस शादी को लेकर मतभेद थे, लेकिन विजय ने किसी की नहीं सुनी। 2 बच्चे हुए, जसन संजय और दिव्या साशा। परिवार पूरा हो गया, लेकिन संगीता पब्लिक लाइफ से लगभग गायब रही। न इवेंट्स पर, न मीडिया में, न किसी इंटरव्यू में। विजय हर जगह अकेले दिखते और फैंस के मन में सवाल उठता रहा, ये परफेक्ट फैमिली आखिर है कहाँ? इसी दौर में विजय और एक्ट्रेस समंथा की जोड़ी स्क्रीन पर छाई रही। कई फिल्में साथ में, सेट्स पर नजदीकियां, और तमिल मीडिया ने इसे बार बार उठाया। दोनों ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन यह सवाल सालों तक जिंदा रहे। विजय की परफेक्ट फैमिली मैन की छवि सच थी या यह भी उसी ध्यान से घड़ी गई पब्लिक इमेज का एक हिस्सा था? इसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।
अप्रैल 2019। एक ऐसी सुबह जो किसी विजय फैन ने सोची नहीं थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी सुबह सुबह विजय के घर के बाहर खड़े थे। चेन्नई में उनकी प्रॉपर्टीज पर, उनके प्रोडक्शन ऑफिस पर, उनके करीबी साथियों के ठिकानों पर 50 से ज्यादा जगहों पर एक साथ रेड। घर से दस्तावेज उठाए गए, हार्ड ड्राइव्स जब्त की गई, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन की फाइलें खंगाली गई। आरोप थे टैक्स चोरी, बेहिसाब नकदी और वित्तीय अनियमितताएं। वो इंसान जो स्क्रीन पर हर फिल्म में करप्शन के खिलाफ लड़ता था, उसी के घर पर सरकारी अधिकारी ताले खोल रहे थे। विजय के फैंस सड़कों पर आ गए। एक कैंप ने कहा, यह पॉलिटिकल साजिश है। दूसरे कैंप ने कहा, 100 करोड़ की फीस लेता है, टैक्स देने में क्या दिक्कत थी। लेकिन एक बात जो बहुत कम लोगों ने नोटिस की, वो थी इस रेड की टाइमिंग। ये रेड ठीक उस वक्त आई जब विजय अपनी राजनीतिक पार्टी की घोषणा करने की तैयारी में थे, जब उनकी रैलियों में भीड़ बढ़ रही थी। क्या यह महज इत्तेफाक था? इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है नहीं। उनके मुताबिक ये एक सोची समझी चाल थी, विजय को राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए, उनकी छवि पर दाग लगाने के लिए। रेड के कुछ महीनों बाद विजय ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक बड़ी रकम चुका दी। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, बस खामोशी। और ये खामोशी एक बड़ा सवाल छोड़ गई। अगर सच में कुछ गलत नहीं था तो इतनी जल्दी टैक्स क्यों भरा? और अगर गलत था तो जनता को सफाई क्यों नहीं दी? इसी दौर में एक और मामला सामने आया, विजय की इंपोर्टेड लग्जरी कार पर कस्टम ड्यूटी चोरी का। मामला कोर्ट तक पहुंचा। एक इंसान जो सैकड़ों करोड़ कमाता हो, वो कार की ड्यूटी बचाने की कोशिश करे, यह सवाल तमिलनाडु की जनता के मन में आज भी घर किए हुए है। फरवरी 2024 में विजय ने आधिकारिक तौर पर अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया। तमिल वेत्री कड़गम यानी टीवीके। पूरा तमिलनाडु हिल गया। फैंस खुशी से झूम उठे और विरोधियों ने भौहें चढ़ाई। तमिलनाडु का इतिहास देखें तो एमजीआर और जयललिता जैसे अभिनेताओं ने राजनीति में आकर दशकों तक राज किया। कमल हासन ने कोशिश की और सबने नतीजा देखा। तो विजय इनमें से कौन बनेंगे? टीवीके की विचारधारा है सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और भ्रष्टाचार विरोध। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह सब बहुत अस्पष्ट है, बहुत सामान्य है। कोई ठोस नीति नहीं, कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं, बस एक नारा, हम बदलाव लाएंगे। फाउंडिंग रैली में लाखों लोग आए, लेकिन जानकारों का कहना है कि वो भीड़ फैंस की थी, वोटर्स की नहीं। सिनेमा हॉल से निकलकर रैली मैदान तक आए लोग क्या सच में राजनीतिक बदलाव चाहते हैं या बस अपने हीरो को सामने देखना चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, विजय ने खुद चुनाव नहीं लड़ा, पार्टी बनाई, रैलियां की, लाखों लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन मैदान में नहीं उतरे। ये स्मार्ट राजनीति है या सेफ राजनीति? क्या विजय सच में रिस्क लेने को तैयार है? पार्टी के अंदर से भी आवाजें उठी। कुछ संस्थापक सदस्यों ने पार्टी छोड़ दी। आरोप लगाया कि यह वन मैन शो है, पार्टी में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं। सब कुछ विजय की मर्जी से होता है। जो आदमी स्क्रीन पर लोकतंत्र की बात करता हो, उसकी अपनी पार्टी में लोकतंत्र नहीं। तमिलनाडु की राजनीति में हिंदू वोट बैंक की अहमियत किसी से छुपी नहीं है। और यहीं शुरू होता है विजय की पहचान का सबसे संवेदनशील संकट। विजय जन्म से ईसाई है, ये कोई छुपी बात नहीं, ये पब्लिक रिकॉर्ड में है। लेकिन जब आप उनकी फिल्में देखते हैं तो एक अलग तस्वीर बनती है। हिंदू मंदिर, हिंदू त्योहार, धार्मिक इमेजरी, हर फिल्म में बार बार। आलोचकों का कहना है कि यह कोई संयोग नहीं, ये एक सोची समझी इमेज मैनेजमेंट है, बहुसंख्यक दर्शकों को और अब वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश। तमिल मीडिया में बार बार यह खबर उठी कि क्या विजय ने अपनी राजनीतिक पारी को मजबूत करने के लिए धर्म परिवर्तन किया या करने की कोशिश की। यह अभी तक अपुष्ट है और हर बार विजय की तरफ से वही खामोशी। इस खामोशी को दो तरफ से देखिए। एक तरफ हिंदू वोटर्स ये मान सकते हैं कि विजय उनके साथ है। दूसरी तरफ ईसाई समुदाय के कुछ लोगों का कहना है कि विजय ने अपनी असली पहचान को अपने करियर और राजनीति के लिए दबा दिया। एक नेता जो सच बोलने का दावा करे, क्या उसे पहले अपनी खुद की पहचान के बारे में सच नहीं बोलना चाहिए? अब आते हैं उस विरोधाभास पर जो शायद सबसे ज्यादा चुभता है। विजय ने खुद नेपोटिज्म का दंश झेला था। वो तंज सुने थे, वो दर्द महसूस किया था। उन्होंने अपने पिता को अपनी फिल्मों की प्रक्रिया से इसीलिए बाहर किया क्योंकि वो अपनी पहचान खुद बनाना चाहते थे। लेकिन 2024 में आई फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में उन्होंने अपने बेटे जसन संजय को एक अहम रोल दिया। एक पल के लिए सोचिए, अगर जसन का सरनेम कोई आम नाम होता और उनके पिता कोई मशहूर हस्ती ना होते तो क्या उन्हें यही मौका मिलता? जवाब सब जानते हैं। पिता का नेपोटिज्म बुरा, अपने बेटे के लिए नेपोटिज्म ठीक।
ये दोहरा मापदंड नहीं है तो क्या है? और अगर जसन की फिल्में नहीं चली तो क्या विजय का नाम उन्हें बचाएगा, या वही पुराना चक्र एक बार फिर दोहराया जाएगा? तमिल फिल्म इंडस्ट्री में एक अनकहा नियम है, विजय के बारे में बुरा मत बोलो। कोई धमकी नहीं देता, कोई खुलकर कुछ नहीं कहता, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर के लोग जानते हैं कि विजय के खिलाफ जाने का मतलब करियर को दांव पर लगाना है। सबसे पहले पैसे की बात। विजय की फीस करीब 100 करोड़ रुपए प्रति फिल्म है। एक फिल्म बनाने में प्रोडक्शन, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन मिलाकर 200 से 250 करोड़ खर्च होते हैं। इसमें अकेले हीरो की फीस 100 करोड़ हो तो फिल्म को सिर्फ हिट नहीं, सुपरहिट बनना होगा। 2022 में आई फिल्म बीस्ट एक बड़ी फ्लॉप थी। पर्दे के पीछे यह बात कही गई कि विजय की फीस और मांगों ने फिल्म को मुश्किल में डाला, लेकिन यह बात पब्लिकली कभी नहीं आई, क्योंकि बड़े से बड़ा प्रोडक्शन हाउस भी विजय के फैंस से नहीं उलझना चाहता। विजय और डायरेक्टर अतली की जोड़ी ने कई बड़ी हिट फिल्में दी, लेकिन बिगिल के बाद दोनों ने साथ काम करना बंद कर दिया। क्यों? जानकारों के मुताबिक क्रिएटिव मतभेद और फैसलों पर कंट्रोल। एक डायरेक्टर जो लगातार हिट दे रहा था, वो अचानक साथ काम करना बंद कर देता है तो कुछ तो हुआ होगा। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि विजय कैंप का दुश्मन बनना कोई नहीं चाहता। एक इंसान जो स्क्रीन पर सिस्टम के खिलाफ लड़ता है, असल जिंदगी में खुद एक ऐसा सिस्टम बन गया है जिससे लोग डरते हैं। विजय के फैंस के बारे में तमिलनाडु में एक मशहूर बात है कि वो फिल्म नहीं देखते, धर्म मानते हैं, और यह बात सच के बहुत करीब है। लाखों की फैन आर्मी हर जिले में, हर गली में, लेकिन इस फैन आर्मी का एक काला सच भी है। अजीत के फैंस बनाम विजय के फैंस की लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं रही, यह सड़कों पर भी उतरी है। थिएटर्स के बाहर झड़पें हुई हैं, लोग घायल हुए हैं, पुलिस केस दर्ज हुए हैं, और विजय ने कभी एक बार भी मजबूती से इसकी निंदा नहीं की। एक नेता जो अहिंसा की बात करे, क्या उसे अपने नाम पर होने वाली हिंसा पर चुप रहना चाहिए? विजय का मीडिया से रिश्ता बहुत चुनिंदा है। जो पत्रकार ज्यादा सवाल पूछे उसे अगली बार एक्सेस नहीं मिलता, जो चैनल आलोचना करे उसे इंटरव्यू नहीं मिलता। ये इमेज मैनेजमेंट है या मीडिया को दबाना? विजय की वेलफेयर और ऑर्गेनाइजेशन, विजय मक्कल यक्कम के बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन अकाउंट्स कहाँ हैं? कितना पैसा आया, कहाँ गया? कोई पब्लिक जानकारी नहीं। और टीवीके की राजनीतिक पार्टी, देश भर में रैलियां, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? कोई ऑडिट नहीं, कोई पब्लिक अकाउंटिंग नहीं। एक आदमी जो करप्शन के खिलाफ पार्टी बनाता है, उसकी अपनी पार्टी की फंडिंग ही सवालों के घेरे में है। और यही है विजय का सबसे बड़ा विरोधाभास। स्क्रीन पर गरीबों का मसीहा, असल जिंदगी में 100 करोड़ की फीस, इंपोर्टेड लग्जरी गाड़ियां में गेटेड बंगला। जो आदमी नेपोटिज्म का दर्द झेल चुका है, वो अपने बेटे को उसी रास्ते पर चला रहा है। जो इंसान करप्शन के खिलाफ लड़ने का दावा करता है, उसकी अपनी पार्टी की फंडिंग पारदर्शी नहीं है। जो नेता सच बोलने की बात करता है, वो अपनी खुद की पहचान के बारे में खामोश रहता है। ये गैप, ये फासला, यही विजय की सबसे बड़ी, सबसे अनकही और सबसे असली कहानी है।